हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी UPSSSC पेट की आपकी मैं टोहो सीरीज़ करा रही हूँ, जिसमें मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूँ। उसमें से आपके 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं और अब आज हम 8 नंबर प्रैक्टिस सेट पे पहुँच चुके हैं। तो बस अब ये भी हमारा फिनिश होने वाला है। आई होप आप सब प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। ये पेट एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है और अब तो टाइम प्रैक्टिस सेट का ही है, तो वही चल रहा है आपका। इसके साथ साथ आप घटना चक्र में भी आप PYQ कर सकते हैं, जो कि आपकी सुबह 8 बजे वीडियो आती है, आप उसको देख सकते हो। उसमें भी मैं जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ। और शाम को आपको 5 बजे जो एक वीडियो मिलती है आदित्य रंजन सर की बुक की, तो उसमें भी आपका रिवीजन चल रहा है। प्रैक्टिस आप उसको भी एक तरीके से समझ सकते हैं, तो वो आपका रिवीजन फॉर्म में है। ये आपका टोटल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं, इसमें थोड़ा सा ना थोड़ा ब्लर है तो नहीं दिखेगा, तो मेरे बोलने पर जाइएगा और तो मैं उसको बताऊंगी, ठीक है। कुछ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अभी क्या बोलूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो जब मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का वाइसराय जो था मिंटो था, ठीक है। और जो मार्ले था वो भारत का सचिव था, ठीक है। तो मार्ले मिंटो के समय पे भाई वाइसराय आपका मिंटो था और सचिव जो था वो वाइसराय मिंटो और सचिव था आपका मार्ले, ठीक है। तो हमेशा जो आगे वाला होता है ना वो सचिव होता है और जो पीछे वाला होता है वो वाइसराय होता है, ठीक है। तो भारत का वाइसराय मिंटो था और सचिव आपका मार्ले था। तो आगे वाला मार्ले होता है और पीछे वाला सचिव, आगे वाला सचिव होता है, पीछे वाला वाइसराय होता है, ठीक है। और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? तो ये था आपका 1919 में जो गांधी जी ने आंदोलन चलाया था वो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसमें उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। और ये एक्ट आपका 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 1919 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा अधिनियमित किया गया था। और इस अधिनियम को महात्मा गांधी के द्वारा काला अधिनियम कहा गया। कौन सा अधिनियम कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा? काला अधिनियम कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है वो 1906 में हुई है। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो इसके दो ही अधिवेशन हुए, एक 1907 में कराची में और दूसरा 1908 में अमृतसर में। स्थापना 1906 में हुई, ढाका में हुई, ठीक है। नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो नाना साहब जो थे वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम धोदोपंत था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया? तो कर्जन जो है वो वायसराय के रूप में 1899 में भारत आया था और ये लगभग 39 वर्ष की आयु में भारत का सबसे कम उम्र का वायसराय बना। और ये 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत का वायसराय रहा। इसके बाद एलिंगन सेकेंड के कार्यकाल के उपरांत इसने पदभार जो है वो ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो मंत्र शास्त्र ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं बेताल भट्ट, ठीक है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौरत्न विद्वान और कवि थे, जिसमें बेताल भट्ट भी शामिल थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो वो था अशोक। ठीक है, अशोक के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी कि फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो वैदिक काल में जो देवता होते थे वो होते थे अग्नि, इंद्र और सोम। कौन होता था? अग्नि, इंद्र और सोम, यानी कि आपका डी नंबर का ऑप्शन। इंद्र को विश्व का स्वामी और पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला कहा गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त यानी कि 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वो इस काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं वो देवता सोम को समर्पित हैं और वो तीसरे थे। तो अग्नि, इंद्र और सोम का बोलबाला था वैदिक काल के समय पर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलुप वंश के शासक थे। वीर नरसिंह राय ने तुलुप वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये मैंने गलत लगा दिया। कृष्णदेव राय जो हैं वो थे और नरसिंह देव राय ने तुलुप वंश की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तो तुकारोई का जो युद्ध है वो 1575 में अकबर और बंगाल सल्तनत के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। तुकारोई के युद्ध को बाजौरा के युद्ध या मुगलमारी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। भारत में इस नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है घाघरा में? कर्णाली को घाघरा के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी रूस बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और इस नदी घाटी के मध्य मुख्य कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद अक्साई चीन के पास, अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व और लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम पूर्व में नहीं है, अक्साई चीन के पश्चिम में है। ठीक है, ये अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व में, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक, लेह के उत्तर में, तो ये भी रॉन्ग हो गया और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे महान हिमालय उत्तर में, फिर आता है लघु हिमालय, ठीक, उसके बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है आपकी बैलेडीला खान। बैलेडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह से मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किसानों के द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो हरित क्रांति के दौरान किसानों के द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में गेहूँ और चावल की उपज जो है वो
उपलब्ध थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। ठीक है, नेक्स्ट 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए। इस संदर्भ में कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सही है? तो विदेशी मुद्रा, ये सी वाला, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना। 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार किए गए, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर रुपए का अवमूल्यन किया गया। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम किया गया और इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिली। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन आपका पहला और दूसरा सही होगा। ये विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के बारे में है और यह उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, ये विश्व अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण के बारे में, ये उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किए जाते हैं। घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि में निर्यात में सुधार नहीं बल्कि कमी होती है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी का उद्देश्य होता है पुनर्वर्तित सुविधाएं तथा लघु उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभाव में कब आई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी और ये योजना 1 दिसंबर 2018 से जो है वो 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, इस योजना के तहत मात्र किसान को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है और इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये आप खुद लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं 22 का भी आंसर बता देती हूँ। 100 रुपये आपका आंसर होगा, इसको आप लगा लेना, स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। 33 का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 7760 7,760 रुपये। मैं इसका कोई भी नहीं लगा रही हूँ, नहीं लगवाऊँगी आज। 24 में आपका आंसर हो जाएगा 120 स्क्रीनशॉट ले लो। 25 का आपका आंसर हो जाएगा 2.5 किलोग्राम, स्क्रीनशॉट लो। ठीक, स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, है ना, नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश में प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित धूल के अति सूक्ष्म कणों के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसमें कम तरंग दैर्ध्य के नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण इस रंग का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है, जिससे आकाश हल्का नीला दिखाई देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? तो चूने के पानी में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे शापित चूना या बुझा चूना कहा जाता है। ये एक रंगहीन क्रिस्टल है और ये चूने के पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्याज के ऊतक को छीलने, काटने या कुचलने से कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो प्याज के ऊतक में आपका एलिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिस कारण से प्याज के ऊतक को छीलने या काटने से आंखों के आसपास की लैक्रिमिक ग्रंथियां जो हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, जिस कारण से आंखों से आंसू निकलते हैं।
प्याज के ऊतक में मेथियोनिन और सिस्टीन नामक यौगिक भी पाया जाता है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो स्टार्च का जो पाचन है आपका वो शुरू होता है आपका मुख गुहिका में। ठीक है, मनुष्य में स्टार्च का पाचन मुख गुहिका में शुरू होता है। लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम छोड़ती है जो मनुष्य के द्वारा खाए जा रहे कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के टूटने की प्रक्रिया शुरू करती है। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के निर्माण में के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आपकी Fe की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक एक गोलाकार रंगायुक्त प्रोटीन के निर्माण के लिए आयरन यानी कि Fe की आवश्यकता होती है। ठीक है, Fe मतलब आयरन। हीमोग्लोबिन के अणु रुधिराणु के सजीव भार का लगभग 34% तथा ठोस भार का लगभग 90% अंश जो है वो बनाते हैं। ठीक, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होता है। संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है और उसकी जो नियुक्ति है वो भाई राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो संविधान का भाग 4 जो है उसमें आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 से कम आयु के बालकों या बच्चों को कारखानों, खनन इत्यादि में परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन से निषिद्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को की गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो मूल संविधान में अनुसूची 8 के तहत कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन हुआ और 4 भाषाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली और उन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता जो है वो प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अब टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 36 है तो इसका आंसर होगा 2016 36 का। 37 का आंसर हो जाएगा आपका 3। 38 का आंसर हो जाएगा 1.48। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो भाई। 39 का हो जाएगा बी। 40 का हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो 41 और 42। 41 का हो जाएगा 48.75 करोड़। 42 का हो जाएगा 80.96 मिलियन। 43 36%। 44 ये हो जाएगा 45 देख लो। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। 45 का हो जाएगा 500 मिलियन। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी जल्दी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 46 का हो जाएगा डी। 47 का हो जाएगा
सी 48 का हो जाएगा 2019। 49 का हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा भाई? एक मिनट, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। ये इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलो 50 का क्या हो जाएगा भाई? 50 का हो जाएगा आपका सी द्वारा 2016, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी आगे स्क्रीनशॉट लेना है आपको। चलो ले लो जल्दी, फटाफट ले लो। और इसमें 51 का आंसर मैं बता देती हूँ। 51 का आंसर हो जाएगा 35.3%। 35.3% ये सी, ठीक है। ले लिया, आ जाओ। 52 का हो जाएगा 1.04। 53 का हो जाएगा आपका ट्रेडबुल चेयर ब्रोकर में खुले खातों में, ठीक है, हो जाएगा। तो 54 का हो जाएगा आपका 54 का हो जाएगा 57.82%। ये क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 55 का हो जाएगा सितंबर। चलो आगे बढ़े। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो व्याल, उरग, पन्नग, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, फणिश, ये सब किसके होते हैं? सांप के होते हैं, ठीक है। किस विकल्प में शब्द श्रुति शम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद नहीं है? चलो ऊपर करो पहले तो देखते हैं। तो भाई दिए गए जो श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द हैं, अनल, अनिल के सही अर्थ भेद नहीं दिए गए हैं। अनल का अर्थ होता है भाई आग, ठीक है, और अनिल का अर्थ होता है पवन। ये दोनों ही गलत हैं, ठीक, तो ये रॉन्ग हो गया। ज़रा माने बुढ़ापा, ज़रा माने थोड़ा, नीड़ माने घोंसला, नीर माने पानी, गज माने हाथी, गज माने माप, ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? विहग, गरुण, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कहीं से लग रहा है? नहीं। साहित्य, जहाज, ये भी नहीं है। शीशम, नर्मदा, शीशम, नर्मदा, नर्मदा तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। समाधि और दीमक, समाधि स्त्रीलिंग के लिए होता है और दीमक भी आपका स्त्रीलिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ नर्मदा तो स्त्रीलिंग है लेकिन शीशम नहीं है। विहग, शीशम, साहित्य और जहाज, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। खाली नर्मदा स्त्रीलिंग था इसमें, तो इसमें दोनों स्त्रीलिंग पूछे थे, तो इसलिए समाधि और दीमक आपका स्त्रीलिंग है। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरा धन आलय, मदिरा धन आलय, ये वाला बी। आ धन आ कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ठीक है। शिवालय, विद्यालय, भोजनालय, ये सब में दीर्घ स्वर संधि आती है। नेक्स्ट, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैराग्राफ। द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू. Painters and photographers have always used themselves as subjects. Today, however, almost everyone walks around with a camera in this or her pocket. This is because most cell phones have cameras on them. The fact that most people have cell phone cameras with them all the time has led to the rise of the selfie. A selfie is a self-portrait usually taken with a cell phone. Since the pictures are usually taken on a cell phone, many people tend to share these photographs with friends and even strangers on different social networking websites. Some of the popular social networking platforms people use to share selfie include Instagram, Snapchat and Facebook. People usually take selfie when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfies of their commutes to work or school. People take selfie of themselves eating. Other people take selfie to
टू शो व्हाट दे आर वियरिंग और whom they are hanging out with। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे, इज सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग? इज सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग? तो गद्यांश के प्रारंभिक वाक्यों में ये स्पष्ट है कि सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब स्वयं का चित्र कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही चित्रकारों और फोटोग्राफरों ने इसे सेल्फ पोर्ट्रेट को अपने ऑब्जेक्ट विषय के रूप में इसका उपयोग किया है। ठीक है, तो नो इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग, ये इसका आंसर होगा बी। ठीक, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट मेंशन इन द पैसेज? तो दिए गए गद्यांश में लोगों के द्वारा अपनी सेल्फी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर शेयर करने की बात की गई है, परंतु यहाँ पर ट्विटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज़ इनकरेक्ट? तो भैया कौन सी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है? तो एनिवर्सरी की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। ठीक है, एनिवर्सरी में आपका डबल एन आएगा, ANNIVERSARY। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। गिव वन वर्ड ऑफ द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ सेंचुरी। सॉरी, सेंचुरी नहीं है, कंट्री है। मैं गलत पढ़ा। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो किसी देश के मूल निवासी कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं अबोरिजिन्स। मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, ये मूल निवासी इसका मतलब होता है। ठीक है, और स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, एलियंस का मतलब विदेशी, अन्य देशी एलियंस का, और सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक। ठीक है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड, मैं तो उसके ऊपर ही चला दिया, पार्टियल। पार्टियल पार्टियल मतलब होता है अपूर्ण, अधूरा, आंशिक, असमदर्शी। इसका पर्यायवाची क्या होगा? इनकम्प्लीट। क्या होगा? इनकम्प्लीट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द युग्म चुनिए। क्रोकरी, कप, कीट, तितली, उभयचर, मेढक, कृतंग, छिपकली। कप, मेढक और तितली जो हैं क्रोकरी, उभयचर तथा कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि छिपकली सरीसृप परिवार से संबंधित है, ना कि कृतंग वर्ग से। अतः आपका छिपकली वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक निश्चित कूट भाषा में टर्निप को कूटबद्ध किया गया है, डेकन को कूटबद्ध किया गया, उसमें हमें रेडिश को भी कूटबद्ध करना है। ठीक है, तो अब चलो जल्दी से देख लेते हैं। टी को भैया यहाँ पे वी बना दिया गया है। कैसे बनाया गया है? तो देखो यहाँ पर चल रहा है +6 +5 +4 +3 +2 +1, यानी 6 से हम प्लस करना शुरू करेंगे और 1 तक प्लस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो टी में जैसे हमने 6 प्लस किया तो हमको वी मिल गया, फिर हमने यू में 5 प्लस किया, एन मिल गया, आर में हमने 4 प्लस किया, हमको आर मिल गया। ठीक, फिर हमने एक सेकंड, गलत हो रहा है। नहीं, मैं बता रही हूँ फिर से गलत। 6 +6 +5 +4 +3 +2 +1 तो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? टी में हम 6 प्लस करेंगे तो वी मिल जा रहा है। ठीक है, आई में हम 5 प्लस करेंगे तो हमको एन मिल जा रहा है, एन में हम 4 प्लस करेंगे तो आर मिलेगा, आर में हम 3 प्लस कर रहे हैं तो हमको यू मिल रहा है। ठीक है, फिर U में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो W मिल रहा है, फिर T में हम 1 प्लस करेंगे तो U मिल जाएगा। इस तरह से चल रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं भाई। इसको भी, रेडिश को भी यही चीज़ जैकेट में भी चल रही है, रेडिश में भी कर लेते हैं। तो रेडिश में हमें क्या करना है? 1 से प्लस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो R में हम 1 प्लस करेंगे तो R के बाद क्या आ जाता है भाई? आर के बाद आता था एस आ जाता ना। ठीक है ना, तो कहाँ पर एस है भैया? इन तीनों में एस दिया हुआ है। चलो भाई एस यहाँ पे हम कहीं लिख लेते हैं कि आर के बाद हमारा एस आ गया है। ठीक है, तो दिया तो इन तीनों में है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तीनों में दिया हुआ है एस, तो चलो भाई एक तो चीज़ मिल गई कि हमने आर में 1 प्लस किया तो हमको एस मिल गया यहाँ पे। ठीक,
उसके बाद ए में अब 2 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए में 2 प्लस करेंगे तो हमको सी मिल जाएगा। अब यहाँ ढूंढो भाई, तीनों में सी भी है तो भाई सी भी नहीं होगा, ठीक है। देखो सी कैसा लिखा मैंने गंदा सा, एस मिला सी मिला, ठीक। देखो फिर गंदा हो गया, सी मिला हमको, ढूंढ नहीं पाए। फिर आई में हमको कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है, ठीक है। तो आई में हम 3 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा जी, ठीक। क्या मिल जाएगा, जी भाई, आई जे के एल, सॉरी डी में, मैं आए बाप रे, डी में 3 प्लस करेंगे तो हमें जी मिल जाएगा, ई एफ और फिर आ गया क्या, जी। तो ये देखो जी यहाँ पे हमको मिल गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मन है तो देख लेते हैं। अब हम आई में कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। आई में 4 प्लस करेंगे तो हमें एम मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम एस में 5 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स। फिर हम एच में 6 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा एस, ठीक है, सॉरी एन। हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए संतुलित करिए भाई। समीकरण जो है सही करना है हमको, तो यहाँ पर पता है क्या करना है, प्लस और माइनस के चिन्हों को आपस में बदलना है, तो ये आराम से निकल आएगा। तो 551 जहाँ पे दिया हुआ डिवाइड 19 प्लस 16, ये माइनस की जगह हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो ये हमारा 100 निकल आएगा इसमें। ये है इसका वो, ठीक है। चलो अब ये वाला सॉल्व करके कोशिश करते हैं भाई, छोटा करो इसको। 8 मित्र अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल, रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम भी भाई बना लेते हैं एक वृत्ताकार मेज, छोटा कर लो उसको पहले, फिर यहाँ वृत्ताकार मेज बनाएंगे हम। एक वृत्ताकार मेज यानी कि गोल मेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मुख करके बैठे, परंतु ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों, ठीक। राम अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। राम जो है वो अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हम मान लेते हैं कि अनिल यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। राम जो है वो अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हम मान लेते हैं कि अनिल जो है वो यहाँ बैठा है। अनिल इस जगह पर मैंने ये बनाने की कोशिश करी, पर पता नहीं क्या हो रहा है पेन को, इसलिए मान लेते हैं अनिल यहाँ बैठे हुए हैं, अनिल साहब, ठीक है। एक सेकेंड रुकना ज़रा, गड़बड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो मान लो अनिल यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो राम जो है वो अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो भैया बाया दाया देख लो, तो अनिल का दाया तो हो जाएगा यहाँ पे। तो मान लो कि राम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। अनिल संजय के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो अनिल जो है वो संजय के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, अभी रहने देते हैं इसको। राहुल आकाश के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, इसको भी रहने देते हैं। अब हम पकड़ते हैं किसको, राम को पकड़ते हैं। आकाश अनिल के बाईं ओर से चलो आकाश जो है वो अनिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो भैया आकाश का अनिल का बाया यहाँ, तो यानी यहाँ पे आकाश बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे भी अभी कोई बैठा होगा, ठीक है। आकाश यहाँ आ गया भाई, ठीक। अब कह रहा है राहुल जो है वो आकाश के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो आकाश का बाईं ओर ये इधर चला, तो यहाँ पर यानी कि राम के ठीक बगल में बैठा हुआ है राहुल, ठीक। ये आ गया। अब बात हो रही है आकाश अनिल के बाईं ओर से दूसरे समय, ये भी हो गया। अनिल जो है वो संजय के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो भैया संजय अभी रहने देते हैं यहाँ पर। रामू कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, रामू जो है वो कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, अभी कमल का भी नहीं पता चला। विवेक कमल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यानी 1 2 3 4 5 की कमल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ये इस हिसाब से बनेगा। देखो राहुल राम अनिल के अनिल जो है संजय के बाईं ओर से,
चौथे स्थान पर था अनिल। तो बाईं ओर से यहाँ मान लो संजय है, ठीक है। यहाँ फिर आपका कमल आ जाएगा, यहाँ आपका रामू आ जाएगा और यहाँ आपका विवेक आ जाएगा। इस तरह से बैठे हैं ये लोग, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो भैया विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर राम बैठा है। कौन बैठा है? राम। क्या हो गया है आंसर? रामू नहीं है, राम है। बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं, बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो करो। WX का भाई है, ये भी बनाना है। चलो भाई, W जो है वो X का भाई है, तो भाई मैं सर्कल कर देती हूँ। V जो है वो W का पिता है, तो भैया यहाँ पर आ गया V और ये इनके पापा हैं, ठीक है। X Z का पति है, X जो है वो Z का पति है, यानी ये भी जेंट्स हो गया भाई। Z जो है वो A की बहन है, Z जो है वो A की बहन है, ठीक। Z का ससुर कौन है? तो भैया Z का ससुर V हो जाएगा, यही तो हुआ। तो Z का ससुर कौन हो जाएगा? V हो जाएगा, ये सिंपल सा आंसर हो गया। चलो, जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जून 2025 में प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे हैं S महेंद्र देव, ठीक है। S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पे डॉक्टर विवेक देव राय का स्थान लिया। एस महेंद्र देव ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में PhD और येल यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया है, ठीक है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने जो है ना अपना 11वां स्थापना दिवस 2 जून 2025 को मनाया है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था और इस नए राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व साइकिल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है, ठीक। ये दिवस साइकिल चलाने से होने वाले सेहत और पर्यावरण के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और इस दिवस को वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया था। वर्ष 2015 में 8वां विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। फरवरी 2025 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फरवरी 2025 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में नॉर्वे ने लगातार 16वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया और न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर रहा और स्वीडन जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे? तो 12 मार्च 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसको नामित किया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। तो जनवरी 2025 में टाइम पत्रिका के द्वारा असम की प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। वो इस सूची में नामित होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। वो लुप्तप्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है?
तो फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया? तो फरवरी 2025 में पनामा द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला लिया और इस फैसले के बाद यह देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो जनवरी 2025 में थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है। इसी के साथ ये देश ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा देश भी बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो ये 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार से सम्मानित जो 6 व्यक्ति हैं वो हैं कृष्णकांत शुक्ल वाराणसी के, हिमांशु गुप्ता वृंदावन मथुरा के, मनीष वर्मा कानपुर से और कृष्ण यादव बुलंदशहर के हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और ये हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। कथकली, कलियाट्टम और थम्पुकली भी केरल की नृत्य शैलियाँ हैं। ठीक है, और चलिए आगे, तमिलनाडु में कौन सा उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से युग्मित है? तो द नेम शेक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डेज जो है वो आपका R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है और द शैडो लाइन्स जो लिखा है वो अमिताभ घोष ने लिखा है। ठीक है, और द नेम शेक झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक बोलो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? तो घास स्थल प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना, एक सेकेंड, सवाना नामक उप प्रकार होता है। ये घास के मैदान उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा मरुस्थलीय बायोम के मध्य लहरदार बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। ठीक है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया वो क्या है? तो भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वो है अतुल्य भारत। क्या है? अतुल्य भारत। नेक्स्ट, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? अगस्त 1956 में। राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो राइडर कप का संबंध है आपका गोल्फ से। ये पुरुषों की द्विवार्षिक टीम प्रतियोगिता होती है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र आपका करनाल हरियाणा में स्थित है, जिसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI भी कहते हैं। ठीक है, चलिए गद्यांश पढ़ना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे
जो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अब अपव्यय का क्या अर्थ होता है बताइए? तो अपव्यय का अर्थ होता है व्यर्थ, फिजूल, है ना, या अधिक खर्च या अनावश्यक खर्च। वस्तुतः बुरे और अनावश्यक खर्चों में होने वाले खर्च के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः दिए गए गद्यांश के आधार पर शब्द का सही अर्थ होगा फिजूल खर्च या अधिक खर्च। ठीक है, फिजूल खर्च या अधिक खर्च। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का सम्यक अध्ययन करने पर शीर्षक जो है वो ईर्ष्या का चयन, ईर्ष्या। परंतु यह लेखांश रामधारी सिंह दिनकर के निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। ठीक है, ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है जलाना। ठीक, पहली पंक्ति में ही इसमें लिखा हुआ है ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या करी गई है? खिल्ली उड़ाई गई है ना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का अर्थ ये है लक्ष्य। क्या अर्थ है? लक्ष्य। मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो, अर्थात लक्ष्य नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश पढ़ते हैं। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता, शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान भर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहे जब हम शांत नहीं रह सकते, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तप की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा शांत रहो, सुखी रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश की प्रथम पंक्ति से लेकर तृतीय पंक्ति तक पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को महायोग नाम दिया गया है। ठीक है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो गद्यांश के मध्य भाग में ये उल्लेख किया है कि बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया जो है वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। ठीक है, तो छोटे मोटे रोग जो हैं वो दूर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे पाचन क्रिया से जुड़े ये आंसर हो जाएगा। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की रेखाएं हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं जो हैं वो उभर आती हैं। नेक्स्ट है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो भाई डायरी पर लिखे हुए अपने अनुभवों को पढ़ें, है ना। यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी को दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सकते, अर्थात क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, ये करना है और उसके बाद पढ़ना है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये वाला फिनिश। और मेरा गला फिर से, शायद मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो बस आपके 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं और हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टडी विद अर्निंग के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अर्निंग को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।